तो 0 डिग्री ग्रीनविच हो गई, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई। तो वो हमने देख ही लिया। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो जो है धरती से होकर नहीं आती, केवल पानी 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 में होकर गुजरती, बेरिंग स्ट्रेट से चलती है। और बहुत आड़ी टेढ़ी है, सीधी स्ट्रेट नहीं है, वो है ऐसे 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 करके है ना। वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट का बराबर होता है, 15 डिग्री 1 घंटे का बराबर होता है। भारत जो है उसका यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, तो 2 घंटे के बराबर होता है वो। हम्म। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम डिफरेंस होता है 2 घंटे का। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लोग सुबह 4 बजे और जल्दी उठ जाते होंगे, और गुजरात वाले 6 बजे उठते होंगे हैं शाम को ना। तुम तो गए हो वहाँ में, ये तुमने वो देखे होंगे। अच्छा, मुझे लगा तुमने ब्लॉग देखे हैं। अच्छा अच्छा। 12 बजे जो है अगर जीएमटी पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना। तो बाहर तो इधर की तरफ को जो है टाइम प्लस में हो रहा होता है, इधर माइनस में हो रहा होता है। ठीक है, डेट वही की वही रहती है। जीएमटी के आसपास, ग्रीनविच मीन टाइम। ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और कई सारे देश हैं, बुर्किना फासो वगैरह, कोई कई सारे देश हैं हमने पढ़े थे ना, वो सारे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो हम इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर से इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे 11:56 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो एक डे जो है इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पिछली डेट में पहुंच जाते हैं हम लोग, है ना। भारत का जो टाइम है वो 5.5 डिग्री 5.5 घंटे प्लस है। और ये 82.5 डिग्री वाले को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, पेपर में पूछते हैं कि IST क्या है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 82.5 डिग्री होता है। ये कहाँ से आता है? इलाहाबाद नैनी से होके जाता है। और किन किन प्रदेशों से होके जाता है, ये प्रश्न भी आता है पेपर में। हाँ, ठीक है। तो जैसे इंडिया का मैप अगर मान लीजिए मैं बनाऊं, ठीक है, ये यूपी है। ठीक है, यूपी से यहाँ पे यूपी पड़ेगा, यूपी के यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ेगा। ठीक है, झारखंड नहीं है आंसर में, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ पे तेलंगाना पड़ेगा। नहीं, तेलंगाना नहीं पड़ता है शायद, आंध्र प्रदेश पड़ता है ऐसे करके। और इधर यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है और ये उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, यहाँ से होके गुजरती है ये लाइन। ठीक है, तो इतने प्रदेश तो ये कंफर्म पता है, जो कंफर्म पता है वही बता रहा हूँ, एक आध हो तो और देख लेना मैप में। ठीक है, डे लाइट सेविंग क्या कहते हैं? अबाउट सेविंग इवनिंग सनलाइट ओनली। ठीक है, एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिस तुम्हें सब पता है, मून धरती के चारों तरफ घूमता है, और धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, बीच में मून आ जाता है, तो सोलर एक्लिप्स पड़ जाता है ना। और मून जब यहाँ पे होता है तो धरती की शेडो उसके ऊपर पड़ जाएगी मून के ऊपर, तो एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि ये जो सोलर एक्लिप्स है वो हमेशा कब पड़ता है? अमावस्या को पड़ता है। ये क्या है? अमावस्या है। ठीक है, क्यों पड़ेगा? क्योंकि अमावस्या जिस जब भले ही सूर्य यहाँ पे हो या कहीं भी हो, अमावस्या तभी पड़ती है जब वो धरती के इधर की तरफ होता है चंद्रमा, तब अमावस्या पड़ती है। और जब ये धरती के इस तरफ होता है चंद्रमा, तो हमेशा पूर्णिमा पड़ती है। हाँ, उसकी रात होती है तो ज्यादा अंधेरा अंधेरा होता है। हाँ, उसमें चंद्रमा नहीं दिखता है। और चंद्रमा होता है बीच में। तुम समझे नहीं, समझे नहीं, नहीं समझे। रुक जाओ, मैं तो कंसेप्ट समझाऊंगा, आराम से समझना। ठीक है, सोच के पहले पहले तो ये याद रखो, इसमें ये होता है अमावस्या अमावस्या वाले दिन। मैं सब बता देता हूँ तुम्हें, सब समझ में आ जाएगा। एक सेकंड मुझे दो, गिव मी सम टाइम। ठीक है, पहली बात ये कि अमावस्या वाले दिन ही केवल सूर्य ग्रहण पड़ेगा, याद हो गया। चंद्र ग्रहण तभी पड़ेगा जब जब पूर्णिमा होगी, नहीं तो चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, याद हो गया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कंसेप्ट। देखो, ये है धरती, ये है हमारा भारत धरती पर। ठीक है, ये है हमारा चंद्रमा की वो कक्षा, चंद्रमा यहाँ पर है, ये हमारा सूरज। ठीक है, इंडिया में क्या हो रही है, दिन या रात बताओ जल्दी से। और चंद्रमा कहाँ पर है? इस तरफ है। ठीक है, तो चंद्रमा रात को नहीं दिखाई देगा, अमावस्या हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या होगा, जब जब धरती ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आएगी तो पूरे यहाँ से यहाँ तक रात रहेगी।
तो जब रात होने वाली होगी तब हमें चंद्रमा दिखाई देगा थोड़े समय के लिए, फिर बाद में दिखाई देना बंद हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि थोड़ी थोड़े समय दिखाई दे। जब इधर आना शुरू हो जाएगा तब हमारे लिए ज्यादा टाइम टाइम तक यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाएगा शाम को ही, और काफी रात तक दिखाई देगा, फिर उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी में जैसे ही रात शुरू होगी तुरंत चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा, और जब रात खत्म हो जाएगी तब तक चंद्रमा दिखता रहेगा। ठीक है। कभी कभी हम यहाँ पर जब चंद्रमा होता है तो हम सुबह सुबह भी देखते हैं कि चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सूर्य भी दिखाई दे रहा है। वो सब इन पोजिशंस की वजह से होता है। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे कि हर एक, जब तुम कह रहे हो कि पूर्णमासी में यहाँ पर ही होता है चंद्रमा, तो हर एक पूर्णमासी पे एक्लिप्स क्यों नहीं हो जाता? उसकी भी एक वजह है, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। ये है ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में चंद्रमा घूम रहा है, ये चंद्रमा की ऑर्बिट है। ठीक है, ये धरती है। ठीक है, और सूर्य जो है वो धरती से इस जगह पर है। धरती जो है सूर्य के इस एक्सिस पे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, और ये जो दूसरा प्लेन है, इसमें कुछ डिग्री का डिफरेंस रहता है। सूर्य के चारों तरफ धरती पे घूमने वाला जो प्लेन है उसमें, और चंद्रमा वाले प्लेन में कुछ डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, सूर्य की तरफ से जब लाइट आएगी और चंद्रमा यहां पर पड़ जाएगा, तभी वो रिफ्लेक्शन आएगा। तो साल में केवल एक दो चांसेस ही होते हैं, मतलब उसमें दिन, मतलब एक दो चांसेस ही होते हैं जहां पे चंद्रमा वहां पर हो और रिफ्लेक्शन भी पड़ जाए। दो ही इस दो ऑर्बिटें आपस में काटती है ना। ये वाली ऑर्बिट जब ये वाली जो ऑर्बिट है, बड़ी वाली ऑर्बिट इसे काटेगी, तो दो पॉइंट्स पे काटेगी, कुछ ऐसे ऐसे कुछ कहीं पे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे काटेगी, लेकिन केवल दो ही पॉइंट्स पे काटती है। तो वो जो दो पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ जब वो पॉइंट्स यहाँ पर पड़ेंगे तभी वो वहां पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा उसका। तो ये बहुत रेयर अकरेंस होती है, इसीलिए हमेशा हर बार नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, तो वो केवल एक ये लाइन आएगी, इस लाइन में जब वो पड़ जाएगा तभी उसका और तब सूर्य उस तरफ होगा तभी रिफ्लेक्शन पड़ जाए। ये हमेशा हर बार नहीं होता है। और उसका भी रिफ्लेक्शन धरती पे पड़ता है ना। मजेदार बात देखो, जैसे हमारी धरती ये है पूरी, जब यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की लाइट पड़ रही है ना। तो चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो धरती पे बस इतनी जगह पड़ता है, या फिर और थोड़ी बड़ी जगह पे बस इतनी जगह पड़ेगा मान लो। यानी पूरी धरती पर सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे ही सिमिलरली चंद्र ग्रहण भी हमेशा पूरा नहीं होता है। जैसे धरती है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ठीक है, इसकी लाइट आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन कभी कभी तो ऐसा होता है पूरा पूरा इसके अंधेरे में आ जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पर चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये धरती है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो चंद्रमा के इतने हिस्से पर ही पड़ रहा है बस, तो इतना हिस्सा कट जाता है बस उसका, तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है पूरा सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वो तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं, बकवास है वो। तुम मौज में देखने लग जाओगे, आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए कहते हैं। हाँ हाँ, यही है। और भी कुछ है, छोटा सा कुछ और भी है। वो क्या है कि हाँ, सूर्य है, ठीक है, सूर्य को जब चंद्रमा पूरा घेर लेता है ना, तो ये किनारे पे जो है कोरोना, ये कोरोना की जो लाइट है वो आपको केवल कोरोना की लाइट दिखती है, वो आंखों के लिए डेंजरस होती है, इसलिए नहीं देखना चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने सुना है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर ओशन, जैसे हमने पता ही है कि धरती पिघली हुई थी, फिर वो सूख गई, और फिर इसमें ये गैसें होती थी, फिर ये सारी गैसें उड़ गई। ठीक है, फिर ये एटमॉस्फेयर ये सब बन गए। ठीक है, फिर जो है ओशन के अंदर छोटे छोटे जीव, वो पान मतलब वो पैदा होने लग गए, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे टाइप के ओशन के अंदर। फिर उन्होंने ऑक्सीजन बना दी, और ऑक्सीजन बाहर धरती पे बहुत सारी हो गई, फिर धरती पे भी जो है जीवन जन्म लेने लग गया। ठीक है, तो सारी बातें वही खत्म। अगला चैप्टर, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या है।
तो अर्थ के अंदर की जानकारी जो है डायरेक्ट सोर्स से इनडायरेक्ट सोर्स से हमको मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स क्या है, खोद देंगे, वॉल्केनो वेल्केनो कराएगा वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है कि है बहुत सारे, तुम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, डेंसिटी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह की। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, कोर में कितनी डेंसिटी होगी, प्रेशर कितना, ये वो फालतू बकवास वो तुम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरी फ्यू थिंग्स पास थ्रू अर्थ, पूरी धरती के आर पार जो है कुछ ही चीजें जा सकती हैं, जैसे अर्थक्वेक की वेव्स वगैरह, जिन्हें सेismic वेव बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिज्मिक बॉडी वेव होती है। ठीक है, जैसे धरती है, धरती के अंदर कहीं, धरती से नीचे अंदर कुछ किलोमीटर नीचे मान लो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई। ठीक है, जहां पर भूकंप जनरेट हुआ, इसे बोलते हैं फोकस या एपी सेंटर, हाइपोसेंटर। ठीक है, धरती के अंदर होता है, धरती के अंदर। ठीक है, ये है धरती के अंदर, ये धरती का सरफेस है, ये सरफेस है, ये धरती के अंदर है। ठीक है, तो यहां से जब वेव ऊपर की तरफ जाएगी, तो जहां पे सबसे ऊपर सबसे पहली बार टकराएगी धरती पर, उसे बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, जहां से जनरेट हो रही है वो क्या है, हाइपोसेंटर। तो जहां पर धरती में पहली बार टकराएगी सरफेस पे, उसे बोलते हैं एपी सेंटर। यहां से टकराएगी तो यहां से चारों तरफ, इधर, इधर, उधर की तरफ, इधर की तरफ, पूरे सरफेस पे सब तरफ तरंगे चलने लगेंगी, जैसे पानी में तरंगे चलती है ऐसे। ठीक है, तो चारों तरफ भूकंप आना शुरू हो जाएगा। जो नजदीक होगा उसमें ज्यादा ज्यादा वेव होंगी, जो दूर होगा उसमें वेव धीरे धीरे डाई आउट होती चली जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, वहां पे कम भूकंप आएगा, कम जोर का, है ना। सिज्मिक बॉडी वेव होती है, एक्सपेक्टेड टू कम आउट ऑन होल सरफेस, पूरे धरती पे आ जाती है। पी वेव और एस वेव। ठीक है, सिज्मिक वेव, एक तो सिज्मिक वेव पी वेव और एस वेव होती है। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे ऐसे चलती है, और एस वेव ट्रांसवर्स होती है। मैंने कैसे याद किया, एस ऐसे है ना, इसे तिरछा कर दो, ऐसी हो गई, तो ट्रांसवर्स हो गई, ये ट्रांसवर्स वेव हो गई। ठीक है, एस वेव। और पी वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे, जानते हो ना, कि मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, और उसके जो वो है ना एटम्स, वो भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये वेव जा तो ऐसे रही है, ठीक है, दोनों वेव ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, लेकिन इसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसमें ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस होता है। सिज्मिक सरफेस वेव ट्रांसवर्स होती है, सरफेस पे जो आती है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले पी वेव आती है ऊपर सरफेस पे, पी वेव कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वाली, जो अंदर अंदर चल रही होती है, सबसे पहले ये निकलती है। फिर एस वेव आती है उसके बाद में। ठीक है, सबसे पहले एक भूकंप आएगा लॉन्गिट्यूडनल वाला, फिर दूसरा भूकंप आएगा एस वेव वाला। ठीक है, उसके बाद में सरफेस वेव आती है। ठीक है, सरफेस वेव कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, पी वेव जो है, इसकी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, पी वेव की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल मीडियम में ट्रेवल करती है, फास्टर भी होती है सबसे पहले, इसीलिए आ जाती है, तेज आती है बहुत तेजी से, और ये किसी भी मीडियम में जा सकती है, सॉलिड और लिक्विड, सब सब तरह का। ठीक है, लेकिन जो एस वेव होती है वो केवल सॉलिड मीडियम में चलती है। ठीक है, जहां पे सॉलिड होगा वहीं पे आएंगी, लिक्विड में नहीं जाएंगी। ठीक है, लिक्विड में स्लो हो जाएंगी, और लिक्विड में नहीं जाएंगी, और स्लोअर होती है ये वेव। ठीक है, तो ये बाद में आती है सरफेस पे। डायरेक्शन ऑफ पी एंड एस चेंजेस विद द डेंसिटी और मीडियम, डेंसिटी और मीडियम के साथ में डायरेक्शन इसकी बदल जाती है। जैसे लाइट होती है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ऐसे चेंज हो जाती है ना डायरेक्शन, ऐसे के ऐसे हो जाती है ना। वैसे ही ये वेव भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए तो। ठीक है, तो ये एक रफ सा सरफेस ये बनाया है, कोर है ये। ठीक, कोर है ये। ठीक है, ये लिक्विड है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है। तो ये जो है, जो गोला बना हुआ ना, ये वाला, ये गोला लिक्विड का बना हुआ है। तो मुझे बताओ कि एस ये एस वेव क्या लिक्विड में जाएंगी, इसमें एस वेव नहीं जा सकती। तो यहाँ से पी और एस दोनों चली हैं ऐसे करके, यहाँ पे एपी सेंटर। ठीक है, यहाँ से चली हैं, तो यहाँ पे पी और एस दोनों जाएंगी, क्योंकि सॉलिड 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 है पूरा। ठीक है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ पी और एस दोनों पहुंच जाएंगी, तो पी सही है, एस भी सही है, ये बनाया हुआ है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एस वेव नहीं जाएंगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एस वेव आएंगी? नहीं आएंगी। ठीक है, क्या यहाँ पे एस वेव आएंगी? नहीं आएंगी। क्या यहाँ पे एस वेव आएंगी? नहीं आएंगी, कहीं भी नहीं आएगी। एस वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी ही नहीं, बात ही खत्म। क्योंकि एस वेव यहाँ से नीचे नहीं आ सकती, यहाँ तक एस वेव रहेंगी इतने एरिया में। यहाँ पे एस वेव है, ठीक है। पी वेव सब जगह जाएगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पर पी नहीं आती है, इस जगह पर और इस जगह पर। एस तो कहीं भी नहीं आएगी, लेकिन पी जो है वो इतने एरिया में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यहाँ पर अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जो जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, वो चली जाती है ऐसे। ठीक है, तो जो यहाँ इधर चली गई और इसके बाद में फिर ये डायरेक्ट यहाँ तक ही जाएगी, इस जगह पर, यहाँ पे इस जगह पर, इतने में ही पी वेव पहुंच पाती है। तो यहाँ पर पी वेव नहीं पहुंचती है इतनी जगह में। ठीक है, एक्चुअल में जब धरती पे सब जगह हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, सब जगह लगे हुए हैं, तो वहां पर देखा गया कि जब भूकंप आया तो यहाँ पे तो बहुत जोर का आया, यहाँ स्लो स्लो आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया ही नहीं। इन जगहों पर क्यों नहीं आया? उससे अंदाजा लगाया कि भाई वो जमीन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी यहाँ पर बीच में सॉलिड कोर है, मतलब लिक्विड है। ये जो चीज है लिक्विड है, ये लिक्विड कोर, ये लिक्विड कोर है, यहाँ पर लिक्विड है अंदर। और फिर किसी तरीके से पता लगाया गया कि उसके अंदर भी सॉलिड है। ठीक है, धरती का जो तरीका है वो क्या है? हाँ, पहले धरती ऊपर सॉलिड है, इस जगह पे सॉलिड है। नहीं नहीं, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ठीक है, ये ज्यादा मोटा नहीं है, पतला ही है, 100 किलोमीटर तक का ही है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मेंटल। ठीक है, ये सेमी सॉलिड है। मेंटल है सॉलिड ही, लेकिन थोड़ा लिक्विड होने लगा है। ठीक है, गाढ़ा है लिक्विड, बहुत ज्यादा गाढ़ा, यानी सॉलिड सा ही है। पत्थर है, सोचो पत्थर को पिघलाओगे तो क्या होगा? वो थोड़ा कम पिघला हुआ रहेगा, लेकिन वो अभी भी सॉलिड ही है। फिर लिक्विड कोर होता है ये। ठीक है, क्रेस्ट, मेंटल, कोर, है ना। कोर भी दो, एक आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर में लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद इनर कोर में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि यहाँ पे सॉलिड है। और कोर जो है पूरा ज्यादातर लोहे का बना हुआ है, दोनों, दोनों ये लिक्विड वाला भी सॉलिड वाला भी ज्यादातर लोहा है इसमें। ठीक है, आयरन, आयरन निकल कुछ ऐसे भारी पदार्थ हैं, उनका बना हुआ है। ठीक है, और भी एक अच्छी बता दूं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई ये जो है कोर लिक्विड क्यों है या अंदर गर्म क्यों है अभी भी? तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी फेंकते रहते हैं, उसकी वजह से हीट बढ़ती रहती है लगातार, तो गर्म होता रहता है। गर्मी अभी तक बाकी है ना, ये तो ठंडा हो जाता। ठीक है, इनके किलोमीटर्स भी है, ये 100 किलोमीटर तक ही है, ये 5100 किलोमीटर है, सॉरी ये 2900 किलोमीटर है मेंटल है, और 5100 किलोमीटर जो है ये सॉलिड कोर के यहाँ तक की बाउंड्री है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6400 है, 6400 है ना, 6400 है। तो ये है पूरा सिस्टम। हम्म, कोर जो है निकेल और आयरन का है। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्रस्ट जो ऊपर के सरफेस है ना, भूपर पट्टी जिसे हिंदी बोलते हैं, धरती के जिस पे हम लोग रहते हैं, जो सॉलिड है ना एकदम पत्थर की बनी हुई है। तो ये दो तरह की है, कॉन्टिनेंटल एक, ओशियनिक है। हम कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, कॉन्टिनेंटल। एक ओशियन के अंदर भी तो फ्लोर है ना, जिसके ऊपर पूरा पानी है ना। तो वो जो गहराई में है ओशियनिक फ्लोर, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो है सीमा। ठीक है, सीमा गहरी है। या ये भी याद रखो कि एल्यूमिनियम हल्का होता है ना, सियाल, हम लोग सियाल पे रहते हैं, हल्का है तो इसलिए कॉन्टिनेंट पे आ गया, ऊपर उठ गया, है ना। और दूसरा है सियाल और दूसरा है सीमा। सीमा ओशन के अंदर होता है। ठीक है, सियाल और सीमा याद रखना है, पेपर में आता है, बहुत आता है, कभी भी आ सकता है। NCERT का सवाल है ये, है ना। ठीक है, याद हो गया। तो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो ऑब्वियसली कम किलोमीटर्स का है, कम गहरा है, और जो कॉन्टिनेंटल है वो ज्यादा ऊंचा है ना। इसलिए हम ऊंचे पे रहते हैं, हम पानी में नहीं रहते। ये पानी के नीचे है तो बहुत ही पतला सा है, ज्यादा मोटा नहीं है। ठीक है, चलो।
लिथोस्फीयर, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने एक सवाल भी नहीं देखा इसमें, आ जाएगा तो छोड़ देना, ठीक है। फोर्सेस, सोलर एनर्जी, ये हो गया, ये हो गया, छोड़ो कोई टेंशन नहीं है। देखो ये समझने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सरफेस के अंदर एंडोजेनिक फोर्सेज होती है, धरती के नीचे जो फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। उनमें से दो तरह की होती है, कैटास्ट्रोफिक, एक डायस्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या है, जो तुम जानते हो कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है। वो क्या होते हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक जो नुकसान करते हैं, कैटास्ट्रोफिक हुए। डायस्ट्रोफिक क्या होता है, जिनकी वजह से कुछ धरती पे स्ट्रक्चर्स बनती है। एक होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे लगता है सरफेस पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक होता है एपिरोजेनिक, ये होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट्स बनाता है ये ऊपर नीचे लगती है फोर्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ओरोजेनिक दो तरह की हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टली लग रही है, ये कंप्रेसिव हो सकती है, दोनों तरफ से उस पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो, किसी एक पॉइंट पर कंप्रेस कर रहा हो। एक टेंशन हो सकता है, दूर जा रहा हो, है ना। अभी सब समझाएंगे कैसे होती हैं, सब आ जाएगा। ये एपिरोजेनिक जो होती है वो अपलिफ्टिंग या सबसिडेंस वाली होती है, ऊपर या नीचे उठाएगी या दबाएगी, ठीक है। अब देखो, ये टेंशन वाली हो रही है। एक सरफेस इधर चला गया, धरती के ऊपर का सरफेस है, बहुत किलोमीटरों गहराई, 5 किलोमीटर गहरा होगा, 10 किलोमीटर गहरा होगा, 20-50 किलोमीटर गहरा हो सकता है। दो चीजें, सरफेस के टुकड़े, धरती पर धरती के टुकड़े बहुत बड़े बड़े, हजारों किलोमीटर, मतलब किलोमीटर लंबाई में होंगे, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, और गहराई में होंगे 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। वो ऐसे चार जा रहे हो एक से दूसरी तरफ को, तो क्या होगा, ये दूर हो जाएंगे और बीच का जो टुकड़ा है वो जमीन के नीचे कट जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढे में घुस जाएगा। ऐसा होता है। ऐसा भारत में भी हुआ है, अफ्रीका में तो इस टाइम पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज की डेट में भी। अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ना, ये ऐसे करके, अफ्रीका जानते हो ना, अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके है ना नीचे तक, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस कॉर्नर पे अफ्रीका ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसे करके जो कुछ है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर है इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे कहीं पर ऐसी स्ट्रक्चर में टूट जाएगा ये, एक फोर्स एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बीच में क्रैक डेवलप हुआ है कई किलोमीटर लंबा, ठीक है। और वो टूटने वाला है, तो वो किन फोर्सेज की वजह से होता है, ऐसी फोर्सेज की वजह से होता है, ठीक है। कंप्रेस कंप्रेशन से फोल्ड फोल्ड या फॉल्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी धरती, हमारा भारत है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे था, तो यहाँ पे चीन था, है, तो क्या हुआ, भारत ऐसे जाके टकराया चीन से। हम्म। तो एक तरफ से तो ऐसा फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से अगर फोर्स नहीं भी लग रहा है तो ये रुका हुआ है ना, जा थोड़ी रहा दूसरी तरफ। तो ये दोनों आपस में टकराए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड क्रिएट हो जाएंगे, फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो गए, ये बन गए फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है, या फॉल्ट क्रिएट होते हैं, दो सरफेस आपस में टकरा रहे हैं तो बीच वाला सरफेस ऊपर उठ जाए, तो हमारा जो ये है, ये तो फोल्ड क्रिएट हुआ है। कुछ चीज, कुछ माउंटेन वगैरह फॉल्ट से भी क्रिएट होते हैं, ये फॉल्ट माउंटेन है, ऐसे करके, ठीक है। अर्थ सरफेस मूवमेंट रिलेटेड फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक से दूसरी तरफ अलग, एक से दूसरी मतलब एक से एक जगह पे थे सारे साथ साथ, और वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, पढ़ाई बस वही चीज है। तो उसके कई सारे सबूत मिलते हैं, ठीक है। ये किसने किसने दिया था, ये पेपर में आ सकता है, वीगनर ने दिया था, ठीक है। ये भाड़ में आंदो, ये बकवास है, ठीक है। उससे कैसे पता लगता है, देखो, कि पहले भारत कहाँ पर था, पहले भारत था यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, या उससे भी नीचे रहा होगा, यहाँ पे था कहीं भारत। भारत यहाँ से जाके यहाँ पहुंच चुका है अब, इस जगह पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी उस टाइम पे लावा निकला होगा, वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। उसमें जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की, वो दूसरी होगी, फिर वो पहुंच गया नॉर्थ नॉर्थ में,
ठीक है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाद वाले समय पे वो दूसरी होगी, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक आया है ना। वहां पे संपत्ति जो 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 वनस्पति पैदा होती होंगी पुराने जमाने में, फॉसिल लिख लेंगे, वो वनस्पति कहाँ की होगी, है यहाँ की, टेम्परेट, यहाँ पे टेम्परेट बोलते हैं इसे, टेम्परेट वाली होगी। अभी यहाँ पे साउथ इंडिया यहाँ पे आ चुका है, साउथ इंडिया है 23.5 डिग्री के नीचे है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है। तो ट्रॉपिकल में फॉसिल निकले टेम्परेट के, कैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ से आए हैं, ऐसे प्रूफ मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, कई सारे ऐसे प्रूफ मिलते हैं, जैसे एक कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ था मान लो, पहाड़ पे से नदी निकल के ऐसे जा रही थी और समुद्र में मिल रही थी। ठीक है, ये टूट गया बीच का हिस्सा, तो इस नदी के साथ साथ सोना जाता था बहता हुआ। ठीक है, वहां से सोना था यहाँ पे कहीं, वो सोना डिपॉजिट था, वो पानी के साथ बह के ऐसे 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 करके जाता था पूरा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो टुकड़ा टूट गया, अब क्या हो गया है, अब नया ये यहाँ पहुंच गए भाई साहब, और ये यहाँ पर है पुराने वाले। यहाँ पे अभी भी पहाड़ है, यहाँ पे अभी भी नदी आती है, यहाँ पे अभी भी सोना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अभी भी पुराना सोना जो है यहाँ पे मिल जाएगा। उससे प्रूफ होता है कि ये पहले एक ही थे। ठीक है, और यही वाला सोना पुराना अभी भी यहाँ पाया जाता है, ऐसे प्रूफ मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जीव रहते थे पूरे एरिया में। ठीक है, उनके फॉसिल यहाँ पे मिलते हैं, है ना, यहाँ पे मिलते हैं, खूब सारे फॉसिल मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं सब फॉसिल, है ना। वही सेम जानवर के फॉसिल यहाँ पर भी मिल रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर। उससे क्या पता लगता है, और कहीं नहीं मिलता वो जानवर, है ना, तो क्या पता लगता है कि ये दोनों पहले एक ही थे। ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, उन सबसे पता लगता है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर, क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट होता है, सियाल हमने याद कर रखा है, सीमा होता है ओशन का, है ना। इनकी डेंसिटी सियाल की ऑब्वियसली कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सीमा की, तभी वो गहरे में है, ये ऊपर है ना। एविडेंसेस क्या है, जिग्सॉ फिट। ठीक है, सबसे पहले पेंजिया था, एक कॉन्टिनेंट था, देखो धरती पहले कैसी थी, ये मान लो पूरी धरती का नक्शा बना दे, नक्शा जैसा हम देखते हैं, तो पहले कैसा नक्शा था, ये एक ये पेंजिया है, इसका नाम है पेंजिया, पेंजिया है। और ये जो समुद्र है, ये समुद्र है, ये पानी पानी है, पूरे पूरी धरती में बची हुई जगह पानी था, एक टापू सा था बस। ठीक है, टापू मतलब पूरा कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, इसका नाम था पेंथेलासा, समुद्र का नाम। ठीक है, केवल एक एक ओशन था पूरी दुनिया में, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर मैप बना दे तो, और अगर धरती को देखें, मान लो ये धरती रही होगी, है ना, तो क्या है, यहाँ पर एक बल जैसा है उठा हुआ इस जगह पर, और बाकी पूरे में पानी 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 पानी, बस ऐसी थी धरती पहले, है। फिर क्या हुआ, पेंजिया के दो टुकड़े हुए। हम्म, ये जो पेंजिया है, ये पहले एक कॉन्टिनेंट था, ये दो ऐसे ऐसे करके बीच में से टुकड़े टूट गया, पेंजिया दो टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, एक लॉरेशिया नाम रखते हैं हम लोग उसका, एक गोंडवाना लैंड रखते हैं, ये गोंड जो है हमारी गोंड ट्राइब के नाम पर ही है, गोंडवाना लैंड अंग्रेजों ने ही रखा है। और ये जो दो बन गए, एक ये टूट गया, एक ये टूट गया, इसके बीच में जो सी बना, ये समुद्र जो है, ये पानी का पानी है ये पूरा, इसको टेथीस सी बोलते थे, टेथीस सी। ठीक है, ठीक है ना, ये सब पेपर में आ सकता है कभी भी। ठीक है, तो और क्या क्या प्रूफ मिलते हैं, एक तो मिला जिग्सॉ फिट है, सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट कर सकते हो। कैसे, नॉर्थ अमेरिका है मान लो, है, इधर कौन से हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो इसमें बैठ जाएंगी, बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी इसमें, है। नीचे साउथ अमेरिका है, और इधर जो है अफ्रीका है, तो अफ्रीका की जो शेप है वो और साउथ अमेरिका की शेप एक दूसरे में फिट बैठ जाएगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसे करके वो एक दूसरे में फिट बैठ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तुम मैप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। रॉक्स ऑन द कोस्ट, कोस्ट पे एक ही तरह की रॉक मिलती है, दो के, यहाँ पे बताया ना, एक टूट गया दूसरा इधर टूट गया, तो यहाँ पे सेम रॉक्स हैं जो यहाँ पे थी, है ना, जो इधर मिलेंगी आधी आधी इधर मिलेंगी। ठीक है, फॉसिल रिमेन मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं, प्लेसर कुछ शेल टाइप के से होते हैं, शल्क जो, शायद मुझे इतना आइडिया है, जानवरों के शल्क से होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, टेलाइट्स, ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलेंगे। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो चलता हुआ आ रहा होगा, इसी तरह से उसके डिपॉजिट है, तो लाइन से आते हैं, मतलब तुम जब ग्लेशियर पढ़ोगे
तो उसमें आएगा कि ग्लेशियर ऐसे करके बहता है नदी की तरह, तो उसमें बीच में ऐसे डिपॉजिट पूरी लाइन खिंच जाती है, साइडों में और बीच में पूरी लाइन से खिंच जाती है, एक लंबी किलोमीटरों लंबी, और उसके बीच में ऐसे 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 डिपॉजिट भी जमा होते रहते हैं। इन सबके नाम होते हैं, वो सारे डिपॉजिट वो मिल जाएंगे, आधे इधर आधे उधर, है ना। और क्या है, पेलियो मैग्नेटिक एविडेंस, है ना। व्हेन कंटिनेंट्स वर जॉइंड इन डिस्टेंस पास्ट, द मैग्नेटिक मटेरियल पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ देन मैग्नेटिक फील्ड, पुराने मैग्नेटिक फील्ड जो था उसके आधार पे था, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, नाउ दीज मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये एक्चुअली में जो बहुत बचपन में ही देख रहा था, उसमें क्या दिखा रहे थे, भारत में हम लोगों ने खोदा, वहां मैग्नेटिक मटेरियल वाले लावा वाली चट्टानें खोदी, तो वहां पे भारत में नॉर्थ साउथ नहीं दिखाता है। पुरानी चट्टानों में, बहुत जो पुरानी है ना, वो नॉर्थ साउथ नहीं दिखाता। आज की डेट में जो नॉर्थ साउथ है ना, वो उस डेट में उस कुछ और ही डायरेक्शन थी, अलग डायरेक्शन में दिखा रहा था। यानी भारत में आज की डेट में, जैसे धरती है, धरती में भारत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आज की डेट में लावा निकलता है, तो वो ही नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाएगा ना, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। लेकिन जब भारत ऐसे रहा होगा, तब जो नॉर्थ साउथ दिखा रहा होगा वो ऐसे दिखा रहा होगा, है ना। तो आज की डेट में जब उसे निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे होती है, तिरछी सी। पुराना ये ओल्ड है, ठीक है, भारत तो ऐसे तिरछा हो गया ना, तो डायरेक्शन ही बदल जाती है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो सब चीजों से भी पता लगता है। ठीक है, बाकी सब छोड़ो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी तो समझ में आ गई, बाकी तुमको ज्यादा सिर मारने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्यों होते हैं, कॉन्टिनेंट्स एक से दूसरे बाहर एक एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये मान लीजिए धरती का सरफेस है, यहाँ पे तो हम लोग रहते हैं, ये ऊपर पट्टी ऐसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट। और इसके नीचे जो है ऐसे करके लिक्विड फ्लो होता रहता है, ऐसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, उसकी धाराएं चल रही होती है अंदर ही अंदर, ऐसे जा रही है? मान लो ऐसे पूरा गोलाई में घूम रही है ना, ये इधर जा रही है ऐसे, है ये ऐसे गोलाई में घूम रही है। तो यहाँ पर कैसा क्या 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 होगा, इस जगह पे क्रैक हो जाएगा, और ये पूरा सरफेस इधर जाना चाहेगा और ये पूरा सरफेस इधर जाना चाहेगा, कॉन्टिनेंट टूट जाएंगे और ड्रिफ्ट होने लगेंगे, इससे दूसरी तरफ जाने में लगेंगे। फिर तुम कहोगे यार फिर पास पास कहाँ आते, तो पास पास यहाँ आते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी घूम रहा होगा कहीं पे, है ना, अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाना चाह रहा था, है ना, ये इधर जाना चाहेगा, कंप्रेस होने लगेंगे, आपस में टकराने लगेंगे। यहाँ पर टकरा के क्या बन सकता है, फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, इसमें बीच वाला जो हिस्सा है ये पूरा ऊपर उठ जाएगा, या फिर फोल्ड क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है, ये सब होता है ऐसे। समझ में आ गया, चलो। अरे यार ये पैर की हालत खराब है। कितने घंटे का हो गया ये, 33 मिनट को, ऐसे खत्म करते हैं, ये चलने रहे। कितना बचा है, तो बहुत बचा है यार, है ना, इसे यहाँ से बाद में देखेंगे।